गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइकोलॉजी के एक नए क्लास के साथ आपके सामने हम लोग हाजिर हैं। साइकोलॉजी में हम लोगों ने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मनोविज्ञान का विकास क्रम और मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के उस प्रीवियस वीडियो को देखिए। जब आप प्रीवियस वीडियो देख लेंगे इसके बाद ही आप लोगों को नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारा चैप्टर है, आज हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है अधिगम। आज हम लोग अधिगम पढ़ने जा रहे हैं। आज मित्रों हम लोग पढ़ेंगे अधिगम। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम की कि अधिगम क्या है। तो मित्रों याद रखिएगा अधिगम क्या है। तो हम कह सकते हैं अधिगम है, अधिगम का जो अर्थ होता है वो होता है सीखना। अधिगम क्या है? तो मित्रों अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। या मित्रों हम कह सकते हैं कि अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। मित्रों व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। इस बात को आप याद रखना। लेकिन व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा, ये भी बात मित्रों याद रखना। व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन किस प्रकार का होगा? तो आप याद रखना व्यवहार में होने वाला परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। और कैसा परिवर्तन होना चाहिए? स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ये परिवर्तन अभ्यास प्रशिक्षण या अनुभव के द्वारा आना चाहिए। अभ्यास प्रशिक्षण, अभ्यास प्रशिक्षण या अनुभव के द्वारा अभ्यास प्रशिक्षण या अनुभव के द्वारा आना चाहिए। तो बेटा अधिगम की परिभाषा क्या बनती है? तो अधिगम की परिभाषा क्या बनती है हम बताते हैं। अधिगम की परिभाषा, अधिगम की जो डेफिनेशन है वो क्या बनती है? अधिगम की डेफिनेशन होती है कि अधिगम की डेफिनेशन होती है कि व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास कौमा प्रशिक्षण, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास कौमा प्रशिक्षण कौमा अनुभव के द्वारा, कौमा अनुभव के द्वारा होने वाला, अनुभव के द्वारा होने वाला स्थायी परिवर्तन, अनुभव के द्वारा होने वाला स्थायी परिवर्तन, अनुभव के द्वारा होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। मित्रों याद रखिएगा
कि ये शब्द अधिगम की परिभाषा में आना बहुत जरूरी है। अधिगम कैसा होता है? अधिगम स्थायी होता है, अधिगम अस्थायी नहीं होता है। अधिगम किसके द्वारा आता है? अधिगम अभ्यास के द्वारा आता है, अधिगम प्रशिक्षण के द्वारा आता है, अधिगम अनुभव के द्वारा आता है। मित्रों, किस कारण से आया परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाएगा? तो मित्रों याद रखिएगा, किस कारण से आया परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाएगा? तो मित्रों आप लोग इसको नोट करिएगा, किस कारण से आया परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाएगा? तो पहले नंबर पर है परिपक्वता, पहले नंबर पर है परिपक्वता, पहले नंबर है परिपक्वता, यानी कि परिपक्वता के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है। दूसरा है बीमारी, बीमारी के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है। तीसरा है थकान, देखो थकान के कारण आया परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है। चौथा संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास। और तीसरा है मित्रों मूल प्रवृत्ति, और तीसरा है मूल प्रवृत्ति। तो ये आप छापिएगा, इसको आप लोग नोट करिएगा कि परिपक्वता, बीमारी, थकान, संवेगात्मक विकास और मूल प्रवृत्ति के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, इन सब के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन क्या नहीं कहलाता है? तो मित्रों याद रखिएगा, व्यवहार में परिवर्तन जो इसके कारण आया वो व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है, अधिगम नहीं कहलाता है, वो अधिगम नहीं कहलाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, है ना? तो अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? तो मित्रों याद रखना, व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। परिपक्वता के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है, बीमारी के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है, थकान के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है, संवेगात्मक विकास के कारण होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं है, मूल प्रवृत्ति के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो पूछ दिए जाते हैं कि किसके कारण व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है। मित्रों, तो किसके कारण व्यवहार में हुआ परिवर्तन अधिगम नहीं कहलाता है, इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अब आगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्यवहार की। हम लोग बात करते हैं अधिगम के विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई। तो हम लोग अब बात करते हैं अलग अलग परिभाषाओं की जो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई। हम एक एक परिभाषा की बात करते हैं, हम एक एक डेफिनेशन को यहाँ से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? तो मित्रों सबसे पहले हम बात करेंगे क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा दी है? क्रो एंड क्रो, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा दी है? तो हम लोग बात करते हैं, क्रो एंड क्रो ने परिभाषा दी है आदत अभिवृत्ति, आदत अभिवृत्ति, आदत अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन, और ज्ञान का अर्जन करना, और ज्ञान का अर्जन करना, ज्ञान का अर्जन करना
अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है जो किसके द्वारा दी गई है? ये परिभाषा दी गई है क्रो एंड क्रो के द्वारा। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि अगर आदत में परिवर्तन हो रहा है, अगर अभिवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है, मेरे प्यारे दोस्तों, अभिवृत्ति का मतलब होता है दृष्टिकोण। अगर आपका दृष्टिकोण बदल रहा है और ज्ञान का अर्जन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि अधिगम हो रहा है, अधिगम हो रहा है। दूसरी हम लोग देते हैं परिभाषा। दूसरी परिभाषा किसने दी है? तो मित्रों, दूसरी परिभाषा दी है जेपी गिलफोर्ड ने। और जेपी गिलफोर्ड के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है तो उसके विषय में भी हम लोग बात करते हैं। जेपी गिलफोर्ड ने परिभाषा दी है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। आपके व्यवहार के कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आया वो अधिगम कहलाता है। हमने आपसे राधे राधे किया और आपने भी राधे राधे कर लिया, मतलब क्या हुआ? मतलब हो गया कि आपके व्यवहार के कारण हमारे व्यवहार में आने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? वो अधिगम कहलाता है। इसके बाद अगली डेफिनेशन हम बात करते हैं वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दी है? वुडवर्थ की बात करते हैं। वुडवर्थ, विलियम वुडवर्थ के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है? इन्होंने कहा है कि अधिगम, अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, मतलब बिना अधिगम के विकास होना संभव नहीं है। विकास तभी होगा जब अधिगम होगा। इसके बाद अगली जो परिभाषा है वो बीएफ स्किनर की है। बीएफ स्किनर ने क्या कहा वो परिभाषा भी हम लोग बात करते हैं। बीएफ स्किनर के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है और वो क्या दी गई है? बीएफ स्किनर ने कहा है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। अधिगम, अधिगम व्यवहार में, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ये डेफिनेशन दी है स्किनर ने। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है मित्रों। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब होता है एक के बाद एक। तो अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, यानी कि एक के बाद एक नया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार में होने वाला एक के बाद एक नया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। गेट्स के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है? गेट्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी है और गेट्स के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा। इन्होंने क्या परिभाषा दी है? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार में
आया परिवर्तन, व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है, अधिगम कहलाता है। मित्रों याद रखिएगा, कभी ये डेफिनेशन एज इट इज पूछ ली जाती हैं तो इसको आप बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, 5 जो परिभाषाएं हैं जो हमने आप लोगों को बताई हैं, आप याद रखिएगा। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है, यानी कि हमने आपको एक थप्पड़ मारा और उस कारण से आपने हमें एक थप्पड़ मार दिया, मतलब क्या हुआ, हमारे व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया उसको अधिगम कहते हैं। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन अधिगम कहलाता है, यानी कि यदि आपकी आदत बदल रही है, आपका दृष्टिकोण बदल रहा है और जिसके कारण आपके ज्ञान में अर्जन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि अधिगम हो रहा है। अधिगम विकास की एक प्रक्रिया है, यानी कि बिना अधिगम के विकास संभव नहीं है। विकास, इसके अलावा अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। एक के बाद एक नए नए जो अनुकूलन आप कर रहे हैं जिसके कारण तुम्हारे व्यवहार में जो चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, उसको हम अधिगम कहते हैं। और अगली परिभाषा गेट्स ने दी है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला जो चेंजेस हैं, व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है वो अधिगम कहलाता है। ये 5 जो डेफिनेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अधिगम के पक्षों की। इसके बाद हम बात करते हैं अधिगम के पक्ष। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अधिगम के पक्ष की। अधिगम के जो पक्ष हैं उनके विषय में हम लोग बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अधिगम के पक्ष। अधिगम के पक्ष, डोमेन ऑफ लर्निंग, डोमेन ऑफ लर्निंग। अधिगम के पक्ष, अधिगम के कितने पक्ष होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो अधिगम के 3 पक्ष होते हैं, पहला पक्ष, दूसरा पक्ष और तीसरा पक्ष। पहला पक्ष कौन सा होता है? तो हम लोग बात करते हैं, पहला पक्ष होता है संज्ञानात्मक पक्ष। अधिगम का पहला पक्ष होता है संज्ञानात्मक पक्ष, यानी कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा जो पक्ष होता है वो होता है भावात्मक पक्ष। अफेक्टिव डोमेन इसको कहा जाता है। और तीसरा जो पक्ष होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा पक्ष होता है क्रियात्मक पक्ष। तीसरा पक्ष होता है क्रियात्मक पक्ष। अधिगम के पक्ष का क्या मतलब है? अधिगम के पक्ष का मतलब होता है अधिगम करने के रास्ते। अधिगम करने के रास्ते, हम किन किन रास्तों से होकर के अधिगम कर सकते हैं, हम किन किन रास्तों से होकर के सीख सकते हैं। तो मित्रों याद रखिएगा, सीखने के केवल 3 रास्ते होते हैं। सीखने के कितने रास्ते होते हैं? सीखने के केवल 3 ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है संज्ञानात्मक पक्ष, और दूसरा रास्ता होता है भावात्मक पक्ष, और तीसरा रास्ता होता है क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब होता है ज्ञान के द्वारा सीखना। जब हम अपने ज्ञान के द्वारा सीखते हैं, जब हम अपने ज्ञान के द्वारा सीखते हैं, हम अपने संज्ञान के द्वारा सीखते हैं, हम अपनी बुद्धि के द्वारा सीखते हैं, हम अपने विवेक के द्वारा सीखते हैं, हम अपने विवेक के द्वारा सीखते हैं। तो याद रखिएगा, जब इन सब के माध्यम से आपने कुछ भी सीखा है
तो इसके माध्यम से जो सीखना है वो किस माध्यम से आपने सीखा है, तो वो संज्ञानात्मक पक्ष के माध्यम से सीखा है। मित्रों याद रखना, साधारण भाषा में जो ज्ञान है वही साइकोलॉजी में संज्ञान कहलाता है। तो यदि आपने संज्ञान के माध्यम से सीखा है, यदि आपने ज्ञान के द्वारा सीखा, तो आपने अधिगम के किस पक्ष से सीखा है? ज्ञान के द्वारा सीखना अधिगम का संज्ञानात्मक पक्ष कहलाता है। अधिगम का कौन सा पक्ष कहलाता है? संज्ञानात्मक पक्ष कहलाता है। आप लोगों को मित्रों जानकारी होगी, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी मृत्यु होने जा रही होती है, जो मरण शैया पर लेटे होते हैं और वो अपने ज्ञान से सीखते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने ये किया था, हमको ये मिला था, आप ऐसा मत करना। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अंतिम समय में अपने ज्ञान के द्वारा सीख रहे हैं, अपने संज्ञान के द्वारा सीख रहे हैं, अपने विवेक के द्वारा सीख रहे हैं कि हमने ये किया था तो हमको ये मिला था, ये आप मत करना, क्योंकि आप अगर ये करोगे तो आपको भी वही मिलेगा। वो किसके द्वारा सीख रहे हैं? मित्रों वो संज्ञान के द्वारा सीख रहे हैं। तो अधिगम का पहला जो पक्ष होता है, पहला जो रास्ता होता है, वो संज्ञानात्मक पक्ष होता है। दूसरा होता है भावात्मक पक्ष, और भावात्मक पक्ष का मतलब होता है भाव से सीखना। जब हम अपने भावों से सीखते हैं, जब हम अपने भावों या संवेगों से सीखते हैं, जब हम अपने भावों या संवेगों से सीखते हैं, तो भावों या संवेगों के द्वारा जो सीखना होगा वो अधिगम के किस पक्ष के द्वारा सीखना होगा? तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा, जब हम अपने भावों से सीखते हैं, जब हम अपने संवेगों के कारण सीखते हैं, जब हम अपने मन से सीखते हैं, हम अपनी मन की स्थिति से सीखते हैं, तो याद रखिएगा वो सीखना किस कारण से सीखना होता है? वो सीखना होता है अधिगम के भावात्मक पक्ष से। अधिगम के किस डोमेन से? तो अधिगम के अफेक्टिव डोमेन से। भावों के द्वारा सीखना, संवेगों के द्वारा सीखना, मन की स्थिति के कारण सीखना अधिगम के किस पक्ष के अंतर्गत आता है? तो प्यारे दोस्तों ये अधिगम के भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष की, यानी कि क्रिया के द्वारा सीखना। क्रिया के द्वारा सीखना, क्रिया के द्वारा सीखना, यानी क्रिया के द्वारा सीखना। पहले हमें लिखना नहीं आता था और हमने क्रिया की और हम लिखना सीख गए, यानी कि अधिगम के किस पक्ष के द्वारा सीखना हुआ? क्रियात्मक पक्ष के द्वारा सीखना हुआ। पहले हमें साइकिल चलाना नहीं आता था और हमने साइकिल चलाने के लिए क्रिया की और हम साइकिल चलाना सीख गए, यानी कि अधिगम के किस पक्ष से सीखा है हमने? तो हमने अधिगम के क्रियात्मक पक्ष से सीखा है। पहले हमें कंप्यूटर की टाइपिंग करना नहीं आता था, लेकिन हमने क्रिया की और हम टाइपिंग करना सीख गए, यानी अधिगम के किस पक्ष से सीखा है मित्रों? हमने अधिगम के क्रियात्मक पक्ष से सीखा है। कोई काम करना आप नहीं जानती हैं, आप रोटी बनाना नहीं जानते हैं, और यदि आपने क्रिया की और आप रोटी बनाना सीख गए, अधिगम के किस पक्ष के द्वारा सीखा है आपने? तो मित्रों याद रखिएगा, आपने अधिगम के क्रियात्मक पक्ष के द्वारा सीखा है। इसके बाद हम बात करते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की कितनी विशेषताएं हैं उसके विषय में हम लोग बात करते हैं, अधिगम की विशेषताओं के बारे में।